ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉर्मूला ही सब कुछ नहीं होता। कंसेप्ट और सॉल्व करने का स्पेशल टेक्निक जिसमें याद करने का कोई बर्डन न हो, इसका आनंद ही अलग है। मैं अपने यूट्यूब चैनल अमर सर पर IBPS, RRB, PO और क्लर्क के लिए स्पेशल प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, जो पूरी तरह से फ्री है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका PDF इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का ये मेगा एपिसोड है। IBPS, RRB, PO मेन एग्ज़ाम 2016 में आए हुए सभी 15 मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें लिए गए हैं। ये एक लंबा एपिसोड होगा, आराम से बैठ जाइए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है, रियल में आप एंजॉय करेंगे। वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका पूरा PDF मौजूद रहेगा। ये आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल रहेगा। आइए, क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सजाया है। देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस थोड़े इजी, थोड़े एवरेज लेवल के, थोड़े हार्ड ऐसे होते हैं। मैंने उसको इजी से स्टार्ट किया है, रीअरेंज करके। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और जो लास्ट वाला 2-3 क्वेश्चन है वो बहुत ज़बरदस्त है। 2016 का है, लेकिन 19 में जो क्वेश्चन आए थे उससे भी ज़्यादा अच्छे स्तर का है। तो स्टार्ट करते हैं आसान क्वेश्चन से, ठीक है? चलिए, तैयार हो जाइए। www.amarsir.in पर लाइव क्लासेस चलते हैं। मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश का क्लास भी रहता है। लाइव क्लास करने वालों के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन यूट्यूब पर मैंने पूरा अभियान शुरू किया है। और ये जो मेगा एपिसोड है, ये एक तरह से पहला बड़ा कदम है। आइए, एक बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन के साथ शुरुआत होती है, जो मेमोरी बेस्ट 2016 में आए थे, ठीक है? हिंदी में है। पहले मैं आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी में आप डिमांड करते हैं कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए, तो लीजिए, ठीक है? उसके बाद इंग्लिश में देखिए, सॉल्व करने का तरीका क्या है। कहा जा रहा है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the denominator is increased by 25%, then fraction so obtained is 3/5. What was the original fraction? मान लीजिए कि x by y ओरिजिनल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब कि ये x है, ये y है, ये हमारा फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर दें तो ये 120% ऑफ x ना हो जाए, ये 125% ऑफ y ना हो जाए। बोलिए। और तब जो बनता है वो 3/5 है। आराम से बताइए, कुछ नहीं, आप सिर्फ इसको डबल कीजिए तो ये 24 ना हो जाए, डबल कीजिए तो 25 ना हो जाए, 0 इज कैंसल। एंड मुझे बताइए कि ये जो फ्रैक्शन हमने माना था x by y, वो क्या 5/8 ना होगा? आंसर 5/8। ऑप्शन भी कितना सुंदर है, 3/8 भी ऑप्शन है। नन ऑफ दीज इज द आंसर। E, none of these, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, ठीक है?
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक से देख लीजिए, ठीक है। आइए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वेयर फाउंड टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज निकाला गया, 40 आया। यानी सारे मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 40-40 पड़ता है। Later on, it was discovered that a score is written wrongly. गलत लिखा। 53 was misread as 83. गलती से 53 को 83 लिख के निकाल दिया। Find the correct average. रॉन्ग को भगाइए, रॉन्ग जो लिखे थे भगाइए। 53 सही है, 83 क्यों लिखे, 83 क्यों लिखे, भगाइए। और जो सही है 53 उसको लाइए। इसका मतलब -30 होगा। और सबों में बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तो 0.30 माइनस होगा। यानी एवरेज जो पहले आप निकाले थे उससे 0.30 लेस होगा। 39.7 इज द आंसर। सबसे आसान क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है और हर तरह के क्वेश्चन मौजूद हैं। इस ऑर्डर में एग्जाम में नहीं थे, अलग ऑर्डर में थे, लेकिन मैं चाहता हूं आपको समझाना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में देख लीजिए। पहले एलिगेशन से और मिश्रण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आए। हिंदी में पहले पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। आइए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग 20 रुपीज पर kg and ₹15 per kg should be mixed so that there will be neither loss nor gain on selling the mixed sugar at the rate of ₹16 per kg। एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस रेट वाले में किस रेट वाले को मिलाया तो कौन सा रेट वाला हुआ। दैट इज द केस ऑफ एलिगेशन। आप देखिए इसको क्या करेंगे। ये फर्स्ट टाइप का है, इसका रेट क्या है, रुपीज पर kg, है ना। सेकंड टाइप का है शुगर, रेट का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। और दोनों को मिलाएंगे तो जो मीन बनेगा उसका रेट क्या है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कॉस्ट लेते हैं तो हर जगह कॉस्ट होना चाहिए। सेलिंग प्राइस लेते हैं, विक्रय मूल्य, तो हर जगह सेलिंग होना चाहिए। यहां पर तो लिखा है कि 20 रुपीज पर kg है, इसमें 15 रुपीज पर kg वाले को मिलाते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन मिक्सचर का कॉस्ट क्या आएगा वो नहीं दिया है। लेकिन ये जरूर दिया है कि यदि हम 16 रुपीज पर kg सेल करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यानी कि दोनों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस भी 16 रुपीज पर kg है। अगर नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ये नहीं लिखता तो हम इसे यहां नहीं लिख सकते थे। मान लीजिए लिखा जाता कि दोनों को मिक्स करने के बाद 20% का प्रॉफिट होता है तो ये सेलिंग प्राइस होता, इंटू 100/120 करते तब कॉस्ट प्राइस होता। अगर होता कि 20% का लॉस होता है तो इंटू 100/80 करते ताकि कॉस्ट प्राइस मालूम होता। अभी तो नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी जो रेट खरीदने का है वही सेल करने का भी है, इसीलिए हमने 16 लिखा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं 1, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं 4।
रुपीस पर केजी होने पर केजी का रेशियो मिलता है, क्वांटिटी का रेशियो मिलता है। और यही तो पूछा था। एग्जैक्टली एलिगेशन का ये सीधा सीधा जबरदस्त एप्लीकेशन है। आंसर इज 1:4, यानी कि डी इज आंसर। होगा ना? नेक्स्ट, हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया। जो हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं ट्राई भी कर सकते हैं, कीजिए। आइए। A man buys pulse for rupees 4800. 4800 rupees में खरीदा, ओके। He sells 2/5 of it at a profit of 25%. At what percent gain should he sell remaining 3/5 so as to make an overall profit of 19% on the whole transaction? आप जानते हैं, आपसे परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है या लॉस पूछा है। 4400, 4800 डजंट मैटर, जरूरत ही नहीं है। एलिगेशन से बना सकते हैं, विदाउट एलिगेशन बना सकते हैं, दोनों तरह से। चलिए मैं एलिगेशन बताता हूँ, फिर विदाउट एलिगेशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड की बात करता हूँ। फर्स्ट मेथड ये देखिए, फर्स्ट, ये सेकंड। परसेंट प्रॉफिट की बात करते हैं। दिस इज द रेट। देखिए, सबसे पहले एक भाग है जिसको 25% प्रॉफिट पर सेल करता है। प्रॉफिट माने प्लस। दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल करे कि ये जो मीन हो ना, उस पर जो परसेंट प्रॉफिट है वो लिखा हुआ है कि ये 19% प्रॉफिट होता है। दोनों की क्वांटिटी का रेशियो 2/5 एंड 3/5 है। फर्स्ट 2/5 है, सेकंड 3/5 है, यानी कि 2:3 का रेशियो है। इसका डिफरेंस कितना है? 6। तो 3 को यदि हम 6 कहें तो 2 को क्या कहेंगे? 4। इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं, इसके डिफरेंस को यहां लिखते हैं। ये वैल्यू दोनों के बीच में कहीं होता है। दोनों में जो बड़ा है उससे बड़ा नहीं हो सकता, दोनों में जो छोटा है उससे छोटा नहीं हो सकता। इसलिए इससे यदि ये ग्रेटर है तो इससे लेस होगा। लेस वाले को 19 में लेस किया तो 4 आया। तो ये क्या हुआ? क्या 15 ना हुआ? 15% प्रॉफिट पर रिमाइंडर जो पार्ट है उसको बेचा जाना चाहिए। ये होता कैसे है कि इससे बड़ा इससे छोटा होगा। 19 में किसको लेस करें कि 4 हो जाए? यही है, यानी 15। इसीलिए ये हुआ 15%। देखिए, समझ में आ रहा है? देखिए, सेकंड मेथड से बात करते हैं। आइए, ये जो सेकंड मेथड है, टू फिफ्थ 3/5 दोनों का रेशियो क्या है? 2:3। तो फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट को एंड टोटल। सोचिए सोचिए, फर्स्ट पार्ट को, ये रेशियो क्या है? 2:3 है ना। हम लोग 200, 300 सो दैट कि ओवरऑल 500 ऐसे मानते हैं। कुछ भी मान सकते हैं विदाउट चेंजिंग द रेशियो। वैल्यूज में भी चेंज्ड। फर्स्ट वाले का कॉस्ट प्राइस 200, दूसरे का 300, कुल मिला के टोटल मिला के समझ लीजिए अब ये टोटल मिला के 500। फर्स्ट पर क्या होता है? 25% प्रॉफिट, यानी कि 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल क्या होता है? 19% प्रॉफिट। देखिए
19% का मतलब 95 रुपीस। तो 50 यहां हुआ, 95 हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, क्या 45 ना हुआ? और 45 क्या 300 का 15% नहीं है? कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? आंसर, ये भी बहुत शानदार तरीका है। ठीक है, समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी का है, हिंदी में है, पहले पढ़ लीजिए इसको। पढ़े? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वाले पार्ट को। देखिए, there are 36 tickets numbered from 1 to 36. If 2 tickets are drawn at random without replacement one by one, then find the probability that both the tickets have a number which is multiple of 5. शुरू में जितने ही आसान क्वेश्चन है, बाद में उतने ही जबरदस्त क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, कोई घटना कुल कितने तरीके से घटित हो सकती है, और जो हम चाहते हैं उसका नंबर ऑफ वेज क्या है। इन दोनों के रेशियो को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है टिकट्स पर एक टिकट उठाई 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, ऐसे करके 36 टिकट्स हैं। तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे, 1 टिकट ड्रॉ करेंगे, तो 36 में से कोई भी आएगा। आना कौन चाहिए? कौन सा? 5 का मल्टीपल आना चाहिए। मुझे बताइए कि अगर हम S की बात करें, मतलब सैंपल स्पेस जो आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3 ऐसा करके बात करें, तो 36 तक में कोई भी आ सकता है। लेकिन सैंपल स्पेस चूंकि 2 तरह से बातें हो रही हैं तो अलग अलग होंगी, पर इवेंट का जहां तक सवाल है, अगर एक इवेंट की हम बात करें तो इसमें से 5, 10, 15 ऐसा करके 20, 25, 30 एंड 35 5 का मल्टीपल। तो NE जो हम चाहते हैं वो क्या है? 7। फर्स्ट जो इसमें इवेंट है कि 1 टिकट ड्रॉ किया, तो उसके लिए तो यही S है, यही E है। यानी ये जो है, ये फर्स्ट कार्ड के लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है फर्स्ट के लिए? तो इनमें से कोई आना चाहिए 7 बाई और 36। लेकिन उस कार्ड को ड्रॉ करने के बाद अगर वो इन्हीं 7 में से कोई आया तो 1 तो लेस हो गया, वापस नहीं करेंगे तो यहां भी 1 लेस हो गया। अब यानी 35 में, अब इस 6 में कोई आना चाहिए, तभी दोनों 5 का मल्टीपल होगा। यानी नेक्स्ट के लिए ये 6 होगा और ये 35 होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट के लिए NE जो है, इनमें से कोई होगा, 1 पहले लिया जा चुका, और ये उनमें से कोई होगा, इसे 1 लिया जा चुका। ये जो दोनों होगा वो इसके लिए होगा। जल्दी बोलिए। तो ये 7 से 5 टाइम्स, 6 से 6 टाइम्स, यानी कि 1/30 आंसर। ठीक है, समझ में आया? बताइए तो। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। आइए, पहले हिंदी में है, इसको पढ़िए। देखिए पढ़ लिया आपने? एलिगेशन का ये भी परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस में किसको मिलाया तो क्या बना? A man bought a mobile and a laptop for rupees 78,000. ओके, दोनों मिला के
he sold the mobile at a gain of 25% and the laptop at a loss of 15%, thereby gaining 5% on the whole. Find the cost price of the mobile. देखिए बताता हूँ, ये है मोबाइल और ये लैपटॉप। परसेंटेज प्रॉफिट बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टोटल है, टोटल है 78,000, ये यहां से यहां तक टोटल। मोबाइल को सेल किया जाता है तो जो प्रॉफिट होता है वो 25% है, ओके। लैपटॉप को सेल करने से लॉस होता है 15% का, लेकिन इस तरह से उसका कॉस्ट प्राइस होगा कि ओवरऑल बात किया जा रहा है कि 5% का गेन ही होता है, कुल मिला के 5% का गेन होता है। एलिगेशन कहता है इसके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे, इसके डिफरेंस को यहाँ, इसके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे, बट माइनस है तो डिफरेंस 20 हुआ ना, और इधर से डिफरेंस यहाँ लिखेंगे तो ये भी 20 हुआ ना, यानी 1:1। जितना कॉस्ट प्राइस इसका है उतना ही कॉस्ट प्राइस उसका है। टोटल कॉस्ट प्राइस 38,000 है तो दोनों तो हुआ 39। अगर लैपटॉप पूछे तो ये भी हुआ 39,000 और मोबाइल पूछे तो ये भी हुआ ₹39,000। दोनों का डिफरेंस पूछता तो 0 बोलते। हम लोगों से मोबाइल पूछा गया था, मोबाइल, यानी दिस इज द आंसर, ठीक है। हिंदी में आपने देख लिया, चलिए इंग्लिश में चलते हैं। सर्कस टेंट, यानी ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ए सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। ये कह रहा है, सबसे पहले देखिए ये कोनिकल है ऊपर, और उसके बाद ये ऐसा है, ये, ठीक है। तो यही शुरू में 3 मीटर जो है, ये 3 मीटर हाइट तक सिलेंड्रिकल है। इफ इट्स डायमीटर इज 105 मीटर, डायमीटर 105 है तो इसका मतलब रेडियस क्या हुआ, 105/2, ये मीटर हुआ रेडियस। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 63, यानी ये वाला 63 मीटर है स्लैंट हाइट। Then find the total area of the canvas required to make the tent. Total area आपको बताना है। देखिए क्या होता है 2πRH, मुझे बताइए 2πRH, यानी ये वाला जो पार्ट है ये 2πRH, और इसका जो कैनवास का एरिया होता है वो πRL। तो टोटल जब बताना है तो हम कॉमन क्यों न ले लें, हम लोग πR कॉमन क्यों न ले लें। देखिए 22/7 पाई इंटू R 105/2, ये πR कॉमन ले लें तो L + 2H होगा ना। L कितना दिया हुआ 63 + 2H का मतलब 2 × 3, ठीक है। सॉल्व कैसे करते हैं सुनिए, मैं बताता हूँ। ये 11 है और 7 से 15 टाइम्स कटता है, और ये 69 है। हम लोग 11 को बचा के रखते हैं, और 15 से जब 69 को करना है तो हम इस 69 को ऐसे समझते हैं 70 - 1, 15 7 जा 105 का मतलब 1050 में से 15 लेस कीजिए तो 1035 × 11, यानी कि 58311 इतना मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए, मीटर स्क्वायर। पूरा जो कैनवास का एरिया है 11
हम लोग निकाले 11,385, यानी कि ए इज द आंसर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी में है, देख लीजिए। मिक्सचर एलिगेशन का है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर जगह हम एलिगेशन यूज करें। क्वेश्चन को देखते हैं, उसके डिमांड को देखते हैं। हिंदी में पढ़ लीजिए पहले और फिर मैं आपको बताता हूं। इन ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तुमको पता है, आराम से मिल्क वाटर को अलग अलग कर सकते हैं 40 लीटर है तो, लेकिन करना फायदेमंद है। ये देख रहे हैं, इफ सम क्वांटिटी of mixture is taken out and 4 liters of milk and 4 liters of water is added to the mixture, then the ratio of milk and water becomes 8:3. Find the quantity of mixture which was taken out initially. मैं मैप बताता हूं आपको। मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ये 40 लीटर है, ओके। इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 4:1 है। छोड़िए ना, इसमें से कुछ निकाल लिया गया, माइनस कुछ निकाल लिया गया, तो जो बचा उसमें भी तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1 ही रहेगा ना। हम लोग यहां से कहानी शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि मिल्क 4x है, वाटर x है, टोटल होगा 5x। अगर हमको 5x का वैल्यू मालूम हो जाए तो 40 में से 5x का जो डिफरेंस होगा वही ना निकाला गया था। मिल्क यहां पर है 4x और ये मिल्क, और वाटर है x। यहां पर निकालने के बाद यहां जो बचा, अब यहां पर 4 लीटर मिल्क डालते हैं, ऐड करते हैं, 4 लीटर वाटर ऐड करते हैं, तो जो रेशियो है वो 8:3 हो जाता है। वैसे तो 4 कॉमन ला के कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसके लिए वो करना पड़े। कैलकुलेशन का तरीका आप जानते हैं। 8x एंड 12x, देखिए 4x is equal to 4 is taken as common 5, 8 minus 3 5। बेसिक कैलकुलेशन के बाद जो पहला चैप्टर होता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, उसमें बार बार मैं ये तरीका बताता हूँ। x का वैल्यू क्या आया 5, इसका मतलब ये है कि ये 40 लीटर और माइनस 5 into 5, यानी कि 40 लीटर माइनस 25, यानी कि 15 लीटर निकाला गया था। कितना शानदार क्वेश्चन है, और आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल, हिंदी में देख लीजिए। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि मेन एग्जाम में किस तरह के चैप्टर्स आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आइए इंग्लिश में पढ़ता हूँ। A and B started a business with the investments in the ratio 5:3 respectively। ठीक है, 5:3 के रेशियो में इस इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस शुरू हुआ। After 6 months from the start of the business, C joined them। यानी शुरू में बिजनेस A और B स्टार्ट करता है, 6 मंथ्स के बाद C भी उसमें इन्वॉल्व होता है। The respective ratio between the investment of B and C was 2:3। तो हमें मालूम भी हो गया कि उनके कैपिटल का रेशियो क्या है, टाइमिंग भी पता है। If the annual profit
earned by them was rupees 12,300, then what was the difference between B share and C share in the profit? आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहली बात ये देखिए कि ये A है, ये B है, इनके जो कैपिटल हैं उनका रेशियो 5:3 है, ओके। और B और C जो है उसका जो कैपिटल का रेशियो है 2:3 है। तो हम पहले कैपिटल को 1 स्केल पर लाते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6, इसको 6 बनाते हैं। 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर सकते हैं। रेशियो के दोनों टर्म को किसी से भी, इसको 3 से करना पड़ेगा, कर सकते हैं रेशियो के दोनों टर्म को। और ये वास्तव में कैपिटल का रेशियो होता है 10:6:9। ये कैपिटल का रेशियो हुआ। बोलिए, ठीक है? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमें ये तो मालूम हो गया A है, B है, C है, इनके कैपिटल्स 10, 6 और 9 के रेशियो में है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो सबसे पहले A B शुरू करता है, 1 ईयर के बाद प्रॉफिट होता है। C 6 मंथ्स के बाद आता है, यानी ये लास्ट 6 मंथ्स रहा, ये पूरे समय, पूरे ईयर तक रहा। यही दरअसल प्रॉफिट का रेशियो होगा। समान समय में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कैपिटल का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। कैंसिल कर देते हैं तो ये 20:12:9 के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल क्या हुआ? टोटल अगर हम बात करें तो देखिए 41, 21 और 20, 41 और 41 ना होके ये टोटल कितना है? 12,300। तो ये कितना टाइम्स है? देखिए 3 टाइम्स और 00 इंटू 3 एंड 00। हम किसी का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है? बी एंड सी के प्रॉफिट शेयर में डिफरेंस। तो बी एंड सी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 3 का। 3 का मतलब क्या इंटू 300 इज इक्वल टू ₹900 ना होगा? बोलिए, समझ में आ रहा है? ये 9th नंबर क्वेश्चन हुआ। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तैयार हो जाइए शानदार क्वेश्चन के लिए। टाइम एंड वर्क का सवाल है, हिंदी में पहले पढ़ लीजिए। आइए, इंग्लिश में पढ़ता हूं। ए ग्रुप ऑफ 30 men working 4 hours a day can do a piece of work in 10 days. Okay. Find the number of days in which another group of 45 men working 8 hours a day can do twice the work. यहां तक तो कुछ खास नहीं, जो भी है वो सेकेंड पार्ट में है। Assume that 2 men of the first group do as much work in 2 hours as 4 men of the second group do it in 1 hour. यानी इफिशियंसी देखनी पड़ेगी, दोनों का मैन बराबर है या फिर डिफरेंस है। इफिशियंसी कैसे होती? सेम वर्क को सेम टाइम में करने के लिए जो स्ट्रेंथ हैं वो इक्वल माने जाएंगे। मैन का ग्रुप हो, बॉयज़ का ग्रुप हो, बॉयज़ ज़्यादा हो जाएंगे सो दैट कि सेम वर्क को सेम टाइम में कर सकें। तो मेन का वो ग्रुप ज़्यादा बॉयज़ के उस ग्रुप के बराबर होगा कि नहीं? यहाँ दोनों तरफ मेन है, ओके। 2 मेन फर्स्ट ग्रुप का जो है वो 2 आवर्स में कोई वर्क करता है। हम लोग बोलते हैं ना 1 आवर में कीजिए आप, तो 4 मेन चाहिए। ये बताइए, फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है, ये जो 2 मेन है ये 2 आवर्स में किसी वर्क को करता है, नहीं 1 आवर में कीजिए तो कर देगा। दिस इज M1।
और दूसरा वाला जो है 4 मेन 1 आवर में उसी वर्क को करता है, दे आर इक्वल। So M1 is equal to M2, it doesn't matter। यानी इस बात का कोई मायने नहीं है, यानी ये प्रभावित नहीं करता, दोनों मेन सेम है। ठीक है, तो मेन फैक्टर उसका इफिशिएंसी फैक्टर खत्म हो गया। इसके बाद कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं फर्स्ट मेथड की बात करता हूं, जो मैं बोलता हूं आंख मूंद के बनाइए, आंख मूंद के बनाइए, फ्रैक्शन मेथड से बनाइए, यूनिट वर्क मेथड से बनाइए, तरह तरह का तरीका। देखिए ये मैन है, डेज, रेट एंड वर्क। फर्स्ट में है कि 30 मेन working 4 hours a day can do a work in 10 days. In 10 days. Then another group. Main same है, 45 main. 8 hours per day. Double work in how many days? In how many days? ये double work देखिए ठीक से लिख देता हूँ। हम जानते हैं आंख मूंद के बनाने वाला तरीका, वर्क शुड बी चेंज्ड, वर्क को बदल दीजिए। एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वर्क को बदल देने पर क्या होगा? 2 ऊपर 1 नीचे, बोलिए। और वर्क को बदल दीजिए और कैंसिल कर दीजिए जो आया आंसर। ये तरीका मैंने बताया हुआ है। देखिए 15 से 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स होगा ना। इसके बाद 4 इंटू 2 8, क्या बचा? 20/3 क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20/3 का मतलब 6 and 2/3 डेज। बोलिए होगा ना। ये पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। मैं सेकंड मेथड से भी बताता हूं, ठीक है। सेकंड मेथड में सेकंड मेथड M1 D1 H1 W2 is equal to M2 D2 H2 W1। ये फॉर्मूला मेथड, इससे बना सकते हैं। छोड़ देता हूँ, वैल्यू पुट कर लीजिए। सब 1 1 वाला है, नीचे 2 2 वाला है, हो जाएगा। थर्ड मेथड, चलिए मैं बनाता हूँ यूनिट वर्क मेथड। मान लीजिए दोनों की तो इफिशिएंसी सेम है, तो फर्स्ट वाला जो है एक बार में बन जाएगा। फर्स्ट वाला जो है 4 आवर्स पर डे के हिसाब से वर्क करता है। अगर 1 आवर में 1 यूनिट बनाता हो, 1 यूनिट पर आवर बनाता हो, मान लेते हैं मैन का जो रेट है ना, ये 1 यूनिट पर आवर है। तो आप मुझे बताइए पहला वाला जो ग्रुप है वो 4 आवर्स में कितना बनाएगा? 1 इंटू 4 इतना यूनिट। 1 मैन 30 मैन कितना बनाएगा? इतना। और 10 डेज में कितना बनाएगा? इतना। यही ना टोटल यूनिट्स हुआ, बोलिए। और इसमें सेकंड वाला जो ग्रुप है उसका 2 गुना काम को, ओके, उसका डबल वर्क को वो कैसे बनाएगा? तो हर देखिए मैन तो वही है, नंबर ऑफ पेन अलग है। 8 आवर्स पर डे करे तो 8 यूनिट बनाएगा। 1 आवर में 1 यूनिट, तो 8 यूनिट 8 खिलौना रोज।
45 में इतना बनाएगा, जल्दी बताइए 8 इंटू 45 होगा कि नहीं? 45 में जो है कितने दिनों में बनाएगा, ये सवाल है। आराम से बताइए। देखिए 15 से 2 टाइम्स, 15 से 3 टाइम्स, 2 इंटू 4 और ये 20/3 यानी 6 and 2/3 डेज। इन सारे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। देखिए हिंदी में है, पहले देख लीजिए। आइए, मनी इज बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 7% per annum for the first 3 years, 9% per annum for the next 6 years and 10% per annum for the period beyond 9 years. If the total interest paid by him at the end of 15 years is rupees 4050, then find how much money did he borrow. Simple interest लिया जा रहा है। बताता हूं। देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात है ये ठीक है। अब आप देखिए ऐसा है कि सबसे पहले 0, उसके बाद ये जो है फर्स्ट 3 इयर्स के लिए है, 3 के बाद फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स मतलब 9 है और 9 से आगे है। मैं बताता हूँ रेट क्या है। फर्स्ट में रेट है 7% पर एनम, मुझे बताइए। सेकंड में है, सेकंड वाले में 9% पर एनम, और 9 से आगे जब भी लेंगे तो फिर वो है 10% पर एनम। लेकिन कुल मिलाकर के 15 इयर्स तक डिपॉजिट किया गया, कुल मिलाकर के। तो मुझे बताइए 3 इयर्स तक तो ये रेट रहा, फिर 6 इयर्स तक तो ये रेट रहा, और फिर 6 इयर्स तक ये रेट रहा। जब आप लेने जाएंगे तो कैसे मिलेगा? 7% पर ईयर के हिसाब से 3 इयर्स में 21%, यहाँ से यहाँ तक का हुआ। 9 इंटू 6 54% यहाँ हो इस पीरियड के लिए, 60% इस पीरियड के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट तो यही ना मिलेगा। ये इज इक्वल टू क्या हुआ? 114 और 135 होगा कि नहीं? जैसे चाहिए 114, 15 and 20। दिस परसेंट इज इक्विवेलेंट टू रुपीज जो इंटरेस्ट मिला है 4050। तो व्हाट वाज प्रिंसिपल? 100%। मुझे बताइए ये इंटू 3 और ये 0 है कि नहीं? तो ये क्या होगा? रुपीज 3000। बोलिए होगा? नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन हिंदी में है, पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं फिर बात करता हूं। ठीक है। A certain sum was put on simple interest at 20% per annum for 2 years. The amount received after 2 years was put on compound interest at 12% per annum for 2 more years. If the amount received at the end of 4 years is rupees 43,904, find the amount invested at starting. इसको कई तरीके से मुझे समझाना है तो कई पेजेस चाहिए। ऐसा करता हूँ, इसको सबसे पहले हिंदी वाले पेज में लिखता हूँ। ठीक है, 2-3 पेज में समझाऊंगा। तो यहाँ से बात करता हूँ। देखिए क्या है, बताता हूँ। सबसे पहली बात ये है, ये देखिए
इसको देखिए, 2 इयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो 20% के रेट से 40% मिलेगा कि नहीं, ये बताइए 2 इयर्स में, यानी ये 0 2। लेकिन इसके बाद ऐसा है, सीधा 2 इयर्स के बाद 20% पर एनम के रेट से, लेकिन उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट से लिया जाता है जो 12% पर एनम है। तो ये 3 4 ऐसे करते हैं 2 इयर्स, 12% पर एनम, 12% पर एनम। एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो गया 3 टर्म्स में। फर्स्ट टर्म 40% क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों दिया जाता है, फिर 12, फिर 12, और फाइनली यहाँ पर जो मिलता है अमाउंट दैट इज गिवन रुपीज 43,904। सबसे पहली बात है जिससे हमको सॉल्व नहीं करना है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि रुपीज 43,904 इंटू 100 बाई 120 इंटू 100 बाई 112 इंटू 100 बाई 112। सही है, कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसे मत कीजिए, अवॉइड। समझ गए, ये फर्स्ट मेथड है, पर ऐसे नहीं करना है। क्लियर? ये मैं लिखा हुआ रहने देता हूं, पर ऐसे नहीं करना है, समझाना था इसलिए मैं यहां तक आया। हाँ, तो ये तो फिर बनाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 40% और उसके बाद 12% एंड 12%। हम लोग यूज करेंगे क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, दैट इज, अगर आप जानते हैं तो तुरंत बोल दीजिएगा इतना परसेंट इन दोनों की जगह पर, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, दिस इज इक्विवेलेंट चेंज। और फिर ये 40 है ना, ये 40% है ना, फिर एक बार x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 65 तो हुआ ही, 0.44, हमें अप्रॉक्स लेना है अभी, उतना नहीं। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें x इंटू वाई बाई 100, तो ये हुआ 1000, और इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है। देखिए 40 से करना है 16, मतलब आप समझ लीजिए कि 1016 अप्रॉक्स बाई 100, तो ये क्या आता है, यही ना। हमें 10.1 एनफ, इसके आगे नहीं चाहिए, यानी लगभग 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 ये 75, बोले 2 प्लसेस के बाद बोले 1000 है 10, 75% के आसपास, 75% अप्रॉक्स है कि नहीं, जल्दी बताइए। ठीक है, अब खत्म हो गया। This is 175% approx rupees 43,904। यहां से निकालने का तरीका है कि वो प्रिंसिपल क्या है जिसमें 75% ऐड करें तो वो हो जाए। मैं बताता हूं, ठीक है, ये लिख चुके ना, तो आगे आते हैं, बताता हूं। मतलब हमको सॉल्व कैसे करना है, ये 175% होना चाहिए, रुपीज 43,904, और प्रिंसिपल को 100%। ऐसा किसके लिए सही है? अगर हम 20,000 लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 20,000 अगर लेते हैं, तो ये तो डबल हो गया ना, ये तो 100% से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 75%। ये तो 100% प्लस हो गया, हमको नहीं निकालना है, नहीं होगा। अगर हम 30,000 लेते हैं, सी 30,000 लेंगे तो मुश्किल से 13,000 हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए 13,904, ये तो 50% से भी कम है। देखिए हमें 75% चाहिए, कोई और ऑप्शन है? और यदि हम 25,000 लेते हैं
प्रिंसिपल, ये बी नंबर। तो अगर ये इतना होता है तो कितना हुआ? 18,000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? 18,904। अप्रॉक्स हमने 75 लिया। आप मुझे बताइए इसका 75% ये है कि नहीं, मुझे बताइए। 75% मतलब 25% लेस कर दिए। 25% का मतलब कितना हुआ? 25,000 में 6,100 माने 6,250 लेस कर दीजिए। अगर हम आप इसको लेस कर दें तो ये आया कि नहीं इसके बराबर? बताइए मुझे। अप्रॉक्स आया कि नहीं? 19,000 के आसपास आया कि नहीं? हम इसको 19,000 के आसपास मानते हैं। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है और एरर का चांस नहीं है, बहुत दूर है। देखिए आप देख रहे हैं 20,000 होने का नहीं है, 30,000 होने का नहीं है। दिस इज द बेस्ट मेथड। हमारा आंसर हुआ 25,000। ये बेस्ट मेथड है, इसी से सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। ये एजेस का सवाल है, हिंदी में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ए का एज डबल है बी का, ओके। आज 18 years ago the age of C was half of the age of B 6 years hence, और फिर आगे कहा जा रहा है। ऐसा करते हैं, ये A है और ये B है। दिया हुआ है कि A जो है B का डबल है, इसको हम X बोलते हैं ताकि ये 2X हो जाए। हो गया। C के बारे में क्या कहा जा रहा है सुनिए। B का एज 6 years के बाद जो होगा यानी X + 6 होगा, उसका हाफ, ओके, उसका हाफ। C का एज होगा लेकिन कब? 18 साल पहले। तो अभी कितना एज हुआ? 18 years पहले। तो आज का एज C का कितना हुआ? क्लियर? दिया हुआ है इसका एवरेज। अरे छोड़िए ना एवरेज, हम सम लेते हैं ना। ये क्या दिया? 42 इंटू 3 सम लेते हैं। देखिए क्या हुआ? 3x और ये हाफ x, इसको हम 3.5x बोलें। और ये 3, 18, 21, आप 126 में 21 को लेस कर दें, 105 बचेगा। तो क्या x का वैल्यू क्या आएगा? 105/3.5। 35 से 3 बार में होता है तो दशमलव है तो 30 टाइम्स हुआ कि नहीं? क्या पूछा है? A का एज 9 years hence। A का जहां तक सवाल है, A का 2 इंटू 30 60 हुआ, और 9 years के बाद +9 यानी 69 years। आंसर जल्दी बोलिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। आइए, हिंदी में है, पढ़ लीजिए, फिर बात करता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 months एट द रेट ऑफ 10% per annum एट द एंड ऑफ 2 years इज ₹124.05। व्हाट इज द सम? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैं बताता हूं, सुनिए। ये जो है, सबसे पहली बात क्या है सुनिए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। 2 years में हाफ ईयर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4 होंगे ना? होंगे। अब आप मुझे बताइए, रेट है 10% पर एनम, तो 5%, 5%, 5%, ऐसे ही होगा ना रेट। और टोटल डिफरेंस जो है, डिफरेंस, वो डिफरेंस आना चाहिए 124.05। ऑप्शन मेथड शानदार तरीका है, मैं बताता हूं। देखिए, अगर हम ए ऑप्शन लेते हैं तो यानी 10,000 लेते हैं तो 5% हुआ। 10,000 है तो 5% हुआ 500, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ।
तो यहां जो डिफरेंस होगा 25, 50, 75 और इसका 5% 1.25 और ये करीब करीब समझ लीजिए 75 का 5% 3.8 समझ लीजिए, यानी ये करीब करीब 4 to 5 के बीच में आएगा अलग अलग ऑप्शन के लिए। एक अनुमान निकालने का जरूरत नहीं है। आप जरा बात कीजिए कितना हो गया, 150 प्लस हो गया ना, यानी 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, हमेशा 4 ऐड करके बात कीजिए, हमेशा 4 ऐड करके बात कीजिए। 150 और ये वाला 4, 154 प्लस, सवाल नहीं उठता। आराम से बताएंगे, बताता हूं। ये तो समझ में आ गया। अब इसको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप तुरंत कर लेंगे। ये आप तुरंत कैसे कर लेंगे। मान लीजिए हम लोग 6000 की बात करते हैं, बी नंबर ऑप्शन। तो 5% कितना हुआ, 300। रुकिए, 300 बस इसका 5% 15, 30, 45 और यहाँ तो करीब करीब 4 आता है, मालूम है। तो ये कितना हुआ बताइए, 94। 90 प्लस 4 ये होगा नहीं, क्योंकि हमें होना चाहिए कितना, विच इज नॉट इक्वल, ऐसे बोलिए। ये तो भाई नहीं है, 124.05 ये तो नहीं है, ये आना चाहिए। ठीक है, आइए मैं बताता हूं। जब 10,000 हुआ ही नहीं तो 12,000 क्या होगा। और अगर हम लोग डी की बात करें, 8,000 तो 400, देखिए 20, 40, 60 एंड 4। बताइए हुआ कि नहीं 124, विच इज ट्रू। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दूसरा तरीका इतनी जल्दी आंसर नहीं देगा। इसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम। ए बोट टेक्स 6 minutes more to cover 21 kilometer downstream when the river is flowing at the speed of x km/h than time taken to cover the same distance downstream when the river is flowing at the rate of x plus 1 km/h। रिवर का स्पीड अलग है लेकिन सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम तय किया जाता है। क्योंकि रिवर का स्पीड अलग है तो आपका रिजल्टेंट स्पीड भी अलग हुआ, इसीलिए 6 मिनट का गैप आ रहा है। आप देखिए 21 किलोमीटर जाना है, पहली बार भी दूसरी बार भी। इसमें ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 km/h, यानी 12 प्लस एक्स, इतना आवर लगा। सेकंड टाइम 12 प्लस एक्स प्लस 1 लगा और ये गैप 6 मिनट्स का है, यानी कि इतने आवर का है, क्योंकि ये आवर है। जल्दी बोलिए, ये 1/10 है, यानी कि 1/10 है। ये सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या है, बहुत आसानी से मैं बताता हूं। ए 1.5 अगर x का वैल्यू रखते हैं, 1.5 मतलब x अगर इक्वल टू 1.5 रखते हैं तो ये क्या होगा 13.5। इससे जब 21 को डिवाइड करेंगे, एक जो आए और दूसरा 1.5 रखेंगे तो 2.5, 14.5 और 21। यहां पर 29 एक फैक्टर है, नहीं होगा। 29 इज ए प्राइम नंबर, ये नहीं होगा, ये खत्म है, नहीं होगा। ये हमको नहीं देखना है कि ये होगा कि नहीं होगा। ये जो है ना, ये नहीं होगा 1/10, सवाल ही नहीं उठता। सेकंड ऑप्शन देखिए, x इज इक्वल टू 2 देखते हैं। 2 अगर देखते हैं तो 2 यहां रखेंगे तो क्या होगा 14, 21/14, यस, ये कैंसिल करता है। -2 रखते हैं तो 3, 15 होगा यहाँ पर 15, यस, इसमें ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है। आप जरा गौर कीजिए तो
ऐसे भी करने की क्या जरूरत है, 21 कॉमन ले लीजिए, सबसे अच्छा है। 21 अगर हम कॉमन ले लें तो सबसे अच्छा है। देखिए 21 अगर हम कॉमन ले लें तो 1/14 इंटू 15 होता है। जल्दी बोलिए, ये 21 है, 7 से 2 टाइम्स यहाँ पर और 3 से 5 टाइम्स। यस, 1/10। यस, विच इज इक्वल टू 1/10। यस, आंसर इज यस। मैं ये भी दिखाता हूं कि ऐसा नहीं है कि आंसर आ गया, मैं दूसरा भी करके दिखाता हूं कि वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखिए हमने लिखा हुआ था 21 बाई 12 प्लस एक्स माइनस 21 बाई 12 प्लस x प्लस 1, ये हमने लिखा हुआ था, इज इक्वल टू आना चाहिए 1/10। मैं आपको दिखाता हूँ c का वैल्यू अगर आप x इक्वल टू 2.5 रखेंगे तो 14.5 आ गया ना। 21, 29 एक फैक्टर है, नहीं होगा, जाना नहीं है आगे। अगर हम d की बात करते हैं 1, तो यहाँ 13 आ जा रहा है। 21/13 इज ए प्राइम नंबर, होना नहीं है, पहले काट देंगे। ई नंबर आइए, x इक्वल टू 3, तो ये 15 हुआ, ये हो सकता है 21/15, यस हो सकता है, माइनस और 21/16 है ना। अगर हम लोग 1 वैल्यू रखें तो 3 वैल्यू रख रहे थे, तो यहाँ पर 15 आ रहा था और ये 16 हो सकता है, लेकिन 7 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए नहीं होगा। समझ गए? इसलिए ये हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं होगा। 7 का क्या करेंगे, 7 तो नहीं हमारे ऑप्शन में। बोलिए कैसा रहा ये मेगा 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 एपिसोड, आप कमेंट करेंगे, उसके अनुसार फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइन कट गया था और लगातार कटाई हुआ है, तो बैकअप से चल रहा है, इसलिए थोड़ा लाइट में प्रॉब्लम हुआ होगा, पर मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।